दोस्तों, सरकार महंगाई को मापने का तरीका बदल रही है। एक नाम आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसके पहले महंगाई को नापा तो जा रहा था, लेकिन तरीका अलग था। एक था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक था होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इस होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह अब लेने वाला है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। लेकिन बात यह है कि हम लोग जब कभी आपस में बात किए होंगे तो हमने कभी इस तरह से नहीं बात की कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। आमतौर पर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल देते हैं कि 2006 में इतनी थी महंगाई, आज इतनी है, तो एक अंतर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली महंगाई को मापने का तरीका जो है वो बना हुआ है, सरकार ने बनाया है। और सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे के बैठी है, तो सबसे पहले नंबर पे है वो आरबीआई के पास। आप सबको पता है आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है। जैसे आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट समझते हैं, तो ये सब चीजें तब काम आती हैं जब उसको पता हो कि देश में महंगाई क्या स्थिति में है, उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल वो करती रहती है। लेकिन अब बात ये आती है कि अब मापने के तरीके में ये बदलाव हुआ क्यों, ये सवाल उठता है। तो देखिए, आज से 10-15 साल पहले के आप भारत को देखिए तो आप देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर आज की तरह नहीं था। आज की तरह आप घर बैठे खाना नहीं मंगा रहे थे, घर बैठे आप किराने का सामान नहीं मंगा रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, बैंकिंग की, बैंकिंग खाते आज की डेट में हर किसी व्यक्ति के हैं। भारत में एक पूरा आंदोलन की तरह चला कि हर किसी के खाते होने चाहिए। तो इस क्षेत्र में काफी ज्यादा बाढ़ आई। आज की डेट की हम बात करें तो पूरी देश की जीडीपी में आधे से ज्यादा हिस्सा सर्विस सेक्टर का है। लेकिन हमारा जो महंगाई को मापने का होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला तरीका था, उसमें ये सर्विस सेक्टर को हम कवर ही नहीं करते थे। तो ऐसे में एक बड़ा हिस्सा जो जीडीपी का आधे से ज्यादा है, हम महंगाई को मापने में कवर ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सही तरीके से नब्ज नहीं पकड़ रहे हैं। एक डॉक्टर किसी की जांच करे और आधी अधूरी जांच करे तो कैसे काम चलेगा, कुछ वैसा ही था। तो ये बदलाव क्या किए गए हैं, क्या कुछ बदला है, मापने का तरीका क्या होगा, क्या कुछ नई चीजें शामिल की गई हैं, सारी बातों को एक तरफ से जानते हैं। तो सबसे पहले खबर यह है कि डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक की जगह पीपीआई को हम अपना एक आगे महत्वपूर्ण सूचकांक बनाने वाले हैं। फिलहाल के लिए स्थिति यह है कि दोनों सूचकांक का इस्तेमाल होगा, यानी कि 15 जून 2026 से एक साथ डब्ल्यूपीआई और पीपीआई। पीपीआई का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उत्पादक मूल्य सूचकांक, और होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है थोक मूल्य सूचकांक। अब हम पहले इन शब्दों का मतलब तो समझ लें, तभी तो हम आगे की बात समझेंगे। तो देखिए, एक तरीका होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी कि जैसे कि अगर मैं बाजार में कुछ जाऊं और मैं कोई बिस्किट खरीदूं, मान लीजिए 15 रुपए की, आज से कुछ साल पहले वो 10 रुपए की थी, यानी कि वो जो कीमत बढ़ी, उस कीमत को बढ़ने को मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ से कवर करूंगा। यानी कि वो सारी चीजें जो कंज्यूमर के लिए कीमत बढ़ रही है, उसको नापने का काम सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होगा। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अभी की डेट में सरकार के लिए सबसे प्रमुख टूल होता है महंगाई को मापने का। इसमें एक रेंज भी है। देखिए, महंगाई का बढ़ना खराब भी नहीं होता है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो जो रेंज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, वह 2 से 6% की है। 4% आइडियल रेंज है कि इसके आसपास रहे, और 2% आगे पीछे, यानी कि 2 से 6 की रेंज हो गई। अब अगली बात आती है, ये तो कस्टमर की तरफ से है, इसमें टैक्स वगैरह सब कुछ जुड़ा हुआ है। दूसरा आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। यानी कि जो प्रोड्यूसर है, जैसे कि किसान है, किसान ने अपना अनाज बेचा मंडी में, तो मंडी में जिस कीमत में वह अनाज बिका, तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया। अब उसके बाद मंडी की कीमत जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है। लेकिन अब दूसरी बात आती है कि इसी में होलसेल प्राइस इंडेक्स में सामान तो है, इसकी कीमत नापी जा रही है सीधे, जो कस्टमर खरीदना है वो नहीं, जो मंडी में कीमत लगी है वो। अब बात ये भी आती है कि हमारी तरफ से नहीं है तो इसमें टैक्स वगैरह भी नहीं जुड़ा है। लेकिन यहां पे बात वही मैंने कही कि सर्विस इंक्लूड नहीं है, जैसे कि बैंकिंग, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, ये सब कुछ ऐड नहीं है। अब बात आती है तीसरी, पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब यही है जिसमें सर्विस इंक्लूड कर ली गई है, प्लस इसको और अलग तरीके से गहराई से नापने का काम हुआ है, बहुत सीधे तरीके से नहीं। इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं तो अभी तो संक्रमण काल चलेगा कि अगले 5 साल में पीपीआई को हम अपना सबसे प्रमुख इंडिकेटर मान लेंगे महंगाई को मापने का। फिलहाल के लिए हम किसको मान रहे हैं, सीपीआई को मान रहे हैं। लेकिन डब्ल्यूपीआई की जगह जैसे पीपीआई आएगा तो पीपीआई अहम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये जो मैं कह रहा हूं वो आगे आपको पता चलेगा। देखिए,
WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। कारखाने से कोई चीज बिकी, थोक में आई, तो थोक में उसकी जो कीमत थी वो है उसका थोक मूल्य सूचकांक, इसमें कोई टैक्स नहीं। सेम वही चीज किसान के साथ है। अब इसकी सीमा जो मैंने आपसे कही कि सर्विस में नहीं थी, ये याद रखिएगा, यही वजह बनी हमारी जीडीपी में, चूंकि 50% से ज्यादा योगदान इसी सर्विस का था और हम अपडेट नहीं थे, तो अर्थव्यवस्था बदल गई लेकिन पैमाना हमने पुराना रखा। तो अब जो पीपीआई आया, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसने क्या किया, अब प्रोड्यूसर को और बेहतर से समझने में मदद दे रहा था। जैसे कि एक हिस्सा, 3 हिस्सों में पीपीआई नापने का हिस्सा है, यानी कि एक तरीका यह है आउटपुट पीपीआई। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बोरी अनाज किसान ने 100 किलो की बोरी थी, 2000 रुपए में पहले बेचा था, अब उसको 2200 में बेचा है, यानी कि 10% की जो वृद्धि हुई, जो कीमत उसको मिली, तो जो कीमत सीधे मिली किसको, किसान को, या फैक्ट्री से निकलते वक्त जो कीमत तय की गई, जो दी गई फैक्ट्री में, वो कीमत, तो वो कीमत हो गई सीधे सीधे आउटपुट पीपीआई। दूसरा इनपुट पीपीआई क्या है, इनपुट में यह है कि जैसे कि कोई भी चीज, किसान ही हो या फैक्ट्री हो, दोनों को हम काउंट करें, किसान ने कुछ बनाया, उगाया, तो उसके लिए उसको खाद चाहिए, बीज चाहिए, तो खाद भी लगा, तो खाद भी तो महंगा हुआ होगा, फिर बीज लगा तो बीज भी महंगा हुआ होगा, या फिर मान लीजिए सिंचाई के लिए डीजल इंजन का इस्तेमाल किया, डीजल वाले मोटर का इस्तेमाल किया, वो भी महंगा हुआ होगा। तो उसको जो लागत बढ़ती है, उसकी कीमत, लागत बढ़ी तो वो जो सामान है वो ज्यादा में ही तो बेचेगा, यानी कि लागत बढ़ने की वजह से वो क्या कर रहा है, कीमत जो है बढ़ाएगा। तो ये इनपुट पीपीआई यही लागत के आधार पे देखता है क्या महंगाई की स्थिति है, और जो कीमत मिली है वो आउटपुट में। तीसरा है सर्विस पीपीआई। सर्विस पीपीआई में जैसे मैंने कहा बैंकिंग, बीमा, टेलीकॉम जैसी जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उसका कैलकुलेशन किया जाएगा, और ये पहली बार हो रहा है। अब यहां पे बात याद रखिएगा, दोनों में अगर अंतर जानना हो तो नाम का अंतर तो देखिए सबसे बेसिक बात है, मापता क्या है, थोक बाजार में कीमत, और ये उत्पादक को मिलने वाली कीमत, तो जो कीमत मिलेगी प्लस जो लागत उसकी बढ़ी वो भी नापेगा, प्लस सर्विस वाला। तो सेवाएं इसमें नहीं शामिल है, इसमें शामिल है। दायरा की अगर हम बात करें तो इसका दायरा सीमित है और इसका दायरा ज्यादा है, क्योंकि आज की डेट में हमने बताया जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। तो उद्देश्यों की बात करें तो डब्ल्यूपीआई जो है वो सीपीआई से पीछे है। ये बस होलसेल के स्तर पर कीमत में जो वृद्धि हुई वो बता दिया, लेकिन सीपीआई महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भी आरबीआई उसको फॉलो कर रहा है, यहां पे कोई रेंज नहीं तय किया है। हालांकि अब इसको माप रहे हैं तो सीधी सी बात है कि कुछ आधार वर्ष तो होंगे, कि कुछ जैसे हम तुलना करें कि भाई महंगा हो गया ये 2026 में, पहले कितना था उसके लिए कोई आधार वर्ष है, तो वो आधार वर्ष डब्ल्यूपीआई का 2011-12 था, जिसको अभी बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 2022-23 कर दिया गया है। और सेम चीज यही आधार वर्ष इसके लिए भी काम करेगा। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके लिए आधार वर्ष 2012 था और वो 2024 हो गया है। अब यहां पे आरबीआई का उपयोग क्या है, आरबीआई इससे एक अर्थव्यवस्था में इशारा लेता था कि क्या स्थिति है उत्पादक के स्तर पर, फैक्ट्री के स्तर पर, लेकिन यहां पे पीपीआई और ज्यादा बेहतर काम करेगा, ये इंडिकेटर होगा। अब ये कैसे काम करेगा देखिए, मान लीजिए अगर लागत बढ़ी है, इसको इस तरह से समझिए कि अगर उत्पादकों की लागत बढ़ी, अब जब उत्पादकों की लागत अगर बढ़ी है तो पीपीआई में वृद्धि देखने को मिलेगी, कीमत बढ़ेगी। अब जब कीमत बढ़ेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी प्राइस, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में, तो कुछ समय बाद वह अंतिम रूप से वही सामान तो बाद में कहां जाएगा, कंज्यूमर के पास जाएगा बिकने के लिए। तो कंज्यूमर जब उसको खरीदेगा, यानी कि सीपीआई भी तो बढ़ेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो पीपीआई बढ़ेगा तो सीपीआई ऑलरेडी बढ़ेगा। लेकिन ये पहले ही पता चल जाएगा कि पीपीआई में वृद्धि हुई है, लागत बढ़ी है, यहीं पे हम मार्केट में वो सामान पहुंचने से पहले ही जान चुके होंगे। तो हम अगर पहले ही पकड़ लें कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में वृद्धि हुई है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि कंज्यूमर के पास महंगाई अभी पहुंचने वाली है, और कंज्यूमर के पास महंगाई पहुंचने वाली है तो उसके पहले जल्दी से कुछ उपाय कर लिया जाए, यानी कि मार्केट को, अर्थव्यवस्था को समझने में और जल्दी डेटा मिलेगा और जल्दी मदद मिलेगी। अब यहीं पे हम बात करें कि जो सेवाएं जुड़ी गई हैं पीपीआई में, 7 सेवाएं जोड़ी गई हैं। एक तो बैंकिंग है, एक इंश्योरेंस है, एक टेलीकॉम है, एक रेलवे है, एक एयर पैसेंजर सर्विस है, एक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस है और एक पेंशन फंड सर्विसेज है।
ये नाम पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। और इसके बाद ही कि कौन ये डेटा इकट्ठा कर रहा है, ये तीनों तैयार कौन कर रहा है, कौन मापता है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो नापता है यानी थोक मूल्य सूचकांक DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और यह है मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। फिर जो PPI अब नापेगा वो कौन नापेगा, यही डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। अब एक बात ये आती है, इन सारी बातों का सार क्या निकला, की टेक अवे क्या है, जो इस वीडियो से आप लेकर जाएंगे उसको भी जानते हैं। कि सबसे पहली बात, WPI केवल वस्तुएं मापता था, सेवाएं इससे बाहर थी, अब सेवाओं का हिस्सा बढ़ा है। और दूसरी बात कि जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है उसमें आउटपुट भी देखा जाएगा, यानी कि कीमत क्या मिली प्रोड्यूसर को। दूसरी बात, क्या उसमें लागत बढ़ी, इनपुट यानी कि कितना उसका खर्च बढ़ गया। और तीसरा, सर्विसेज को भी शामिल किया गया। तो तीनों चीजें हो गई और ये 15 जून से शुरू हो जाएगा, दोनों को मापा जाएगा। 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से PPI को प्रमुख बना दिया जाएगा और वही PPI फिर काम करेगा CPI के पहले महंगाई के बढ़ने के इंडिकेटर के रूप में। और इसी तरह से ये जो है आधुनिकीकरण है भारत के इस महंगाई और अर्थव्यवस्था के डेटा को समझने के लिए। अब यहां तक पहुंच चुके हैं तो एक दो सवालों का जवाब आपसे मैं लेना चाहूंगा कि आपकी समझ इस पूरे टॉपिक पे कैसी बनी है। लेकिन एक जरूरी जानकारी कि अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं दृष्टि IAS के साथ, तो उसके लिए GS फाउंडेशन कोर्स आपके लिए है सबसे बेहतरीन, क्योंकि यह है लाइव ऑनलाइन कोर्स। लाइव ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया कि आप घर बैठे कहीं से भी क्लास कर सकते हैं। दृष्टि IAS की अपनी दृष्टि लर्निंग ऐप है और उस ऐप में UPSC की आपकी प्रीलिम्स की प्लस मेंस की पूरी तैयारी होगी और लगभग 1.5 साल में पूरा UPSC का सिलेबस कवर होगा। लेकिन 3 साल तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार कोर्स को देख सकते हैं ऐप में, यानी कि रिवीजन मल्टीपल टाइम। और इनफैक्ट आप टेस्ट भी लगातार प्रीलिम्स और मेंस के दे सकते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। और आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो ये आपके लिए अपने आप में कंप्लीट पैकेज की तरह है। इसके बारे में अतिरिक्त जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। अब आते हैं सवाल पर। 2 सवाल हैं। पहला सवाल है PPI और WPI में सबसे बड़ा अंतर। PPI केवल कृषि क्षेत्र को मापता है। फिर B, PPI में सेवा क्षेत्र भी शामिल है। C, WPI उपभोक्ता मूल्य मापता है। D, दोनों में कोई अंतर नहीं। और दूसरा कि PPI को RBI के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। A, RBI सीधे PPI से ब्याज दर तय करती है। B, PPI सोने की कीमत बताता है। C, PPI भविष्य की CPI महंगाई का लीडिंग इंडिकेटर है। और उसके बाद PPI केवल निर्यात क्षेत्र के लिए है। तो इन सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।